नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज सेंसेक्स दिन के एक वक्त 1200 अंक नीचे गिर गया। उस समय खबर आ रही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। हमला तो हुआ नहीं, सेंसेक्स ने रिकवरी भी कर ली। ट्रंप के दौर में दुनिया हर दिन इसी तरह हिचकोले खाती रहती है। इसी ट्रंप से डील होने पर शेयर बाजार कितना ऊपर चला गया, लेकिन फिर वापस गिरने और संभलने की अपनी आदत पर आ गया है। खबर ईरान से भी आई। ईरान ने धमकी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। इस रास्ते से हर दिन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। जाहिर है यह एक और तबाही का संकेत था। कच्चे तेल के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे। इसी घबराहट में भारत का सेंसेक्स भी कुर्सी से लुढ़कने लगा। ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिनों का समय दिया है और कहा है कि अगर तब तक ईरान डील नहीं करता, दुनिया बहुत कुछ बुरा देखने वाली है। ट्रंप की इस नई धमकी के बाद ईरान पर हमले की आशंका फिर से तेज हो गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैनिक बंदी कर दी है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं ऐसा क्यों किया। पिछली बार तो दावा कर रहा था ईरान के परमाणु ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं। अमेरिका के अखबार इस तरह के विश्लेषणों से भरे पड़े हैं कि इस पर बात क्यों नहीं हो रही कि ट्रंप ईरान पर क्यों हमला करना चाहते हैं। नौबत इस पर आ गई है कि अब लोग कह रहे हैं बुश ने कम से कम झूठ तो बोला। इराक पर हमला करने से पहले ट्रंप तो वह भी नहीं बोल रहे। 30-40 हजार सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। लड़ाकू विमानों की खेप तैनात कर दी गई है। कहीं कोई आवाज उनकी तरफ से नहीं। ईरान पर हमला क्यों जरूरी है? रूस और चीन के ईरान के साथ आने की भी खबरें इस माहौल को बना रही हैं। दुनिया को देखने का नजरिया व्यापक कर लीजिए। अगर आप अलग अलग देशों का हाल देखेंगे तो सभी देश की आम जनता के लिए यही संकेत है कि उसके लिए आने वाले दिन खतरों और चुनौतियों से भरे हुए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की दीवार पर राष्ट्रपति ट्रंप का फोटो टांग दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी का पोस्टर लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लहराने लगे? तो दुनिया को देखने के लिए नजरिए को बदलना पड़ेगा। तमिलनाडु ने चुनाव से पहले 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए डाल दिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ गई कि अगर फ्री में पैसे देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। लोगों को पैसा दीजिए, काम दीजिए, गरिमा के साथ दीजिए। अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक में पैसे देने की बात हुई, पैसे दिए गए। क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह नाराज हुआ, या उसकी नाराजगी केवल तमिलनाडु के संदर्भ में है? प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सरकार ने 15,600 करोड़ देकर बिहार का चुनाव जीता और राज्य की तिजोरी को नुकसान पहुंचाया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उनकी पार्टी ने मांग की कि चुनाव के नतीजे रद्द कर दिए जाएं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? लोगों ने आपको ठुकरा दिया और आप न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर पॉपुलर होना चाहते हैं। हम फ्रीवीज को लेकर समझना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में हारी हुई राजनीतिक पार्टी के कहने पर नहीं। चुनाव से पहले खाते में पैसे डालकर चुनाव जीतना चिंता का विषय तो होना चाहिए, लेकिन अच्छा तब होता जब 10,000 रुपए बांटे जा रहे थे, तब कोर्ट या चुनाव आयोग इस पर रोक लगा देता। इस तरह से आप खबरों को स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एक ऐसी दुनिया, लोकल और ग्लोबल दुनिया गुजरती है जहां आप हर दिन निरीह नजर आते हैं। हर बार क्यों लगता है कि सरकार पहले से और ज्यादा ताकतवर होती जा रही है और सरकार के सामने हर आवाज बेमानी और कमजोर। लेकिन दुनिया में एक दरबार ऐसा भी बन गया है जहां अपनी जनता पर हावी होने वाले नेताओं की हैसियत भी तेजी से एक दरबारी की होती जा रही है। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को ट्रंप ने खड़े होने के लिए कहा, वे खड़े भी हो गए। यही बता रहा है कि आप प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान में, लेकिन वॉशिंगटन के लिए आप दरबारी भर हैं। हम इस पॉइंट पर आएंगे, तब तक आप रवीश कुमार ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज ज्वाइन भी कीजिए, लाइक तो कीजिए ही। शरीफ साहब भी तब तक आपके लिए इस वीडियो में अपनी जगह पर खड़े ही रहेंगे। हम उन्हें फ्रीज कर देते हैं। हम इस वीडियो में पैक्स सिलिका और इसराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव की भी बात करेंगे। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ड्रम केवल ट्रंप बजाते हैं, बाकी सब ताली बजाते हैं।
एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम आ रहा है, लेकिन उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब तो ट्रंप एक दूसरी फाइल की बात करने लगे हैं, कह रहे हैं एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की फाइल जारी करने वाले हैं। मेरे पास अगर ट्रंप का नंबर होता तो उन्हें व्हाट्सएप करता कि सर कम से कम ये मत कीजिएगा, वरना भारत के गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेस खत्म हो जाएगा। अभी तो घंटों चलता है, लेकिन एलियन फाइल्स के बाद उनका 30 सेकंड का क्लिप भी नहीं चलेगा। चिंता मत कीजिए, भारत और पाकिस्तान के मसले पर आ रहा हूं। पहले आप इस दुनिया का फ्लो चार्ट तो समझ लीजिए। अगर ट्रंप ने एलियन फाइल्स जारी कर दी तो भारत में क्यों बवाल होगा? इसलिए होगा कि 2011-12 के साल का वीडियो इन चैनलों का निकाल कर आप देखेंगे, तब पता चलेगा कि उस समय एलियन को लेकर भारत के टीवी चैनलों पर कितने प्रोग्राम बनते थे। कई चैनलों पर हर दिन एक प्रोग्राम चलता ही था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हम 2026 में भी इन चैनलों को दुनिया की हर अच्छी चीज को खत्म करते हुए देख रहे हैं। इन चैनलों से भारत के भाईचारे को कितना बड़ा खतरा है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बहस चलती है, प्रोपेगेंडा चलता है। अभी हाल ही में एनबीडीएसए ने एक न्यूज चैनल जी न्यूज चैनल को 1 लाख जुर्माने की सजा दी है। अगर आप यह समझ रहे हैं कि ट्रंप ने एलियन फाइल्स की बात क्यों की, तो इसका मतलब है आप अभी भी अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह गुड न्यूज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं उस वीडियो पर जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि अब करें तो क्या करें। शहबाज शरीफ कहां बैठे थे, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। कई बार होता है, सीट नहीं मिलती है तो बंदा चुपचाप पीछे बैठ जाता है, और कई बार बंदा ही इतना पोलाइट होता है कि हमेशा पीछे की सीट पर ही बैठता है। तो इस पर नो कमेंट है। शहबाज शरीफ को आप यहां उठते हुए देख सकते हैं। ट्रंप ने उन्हें 1 सेकंड के लिए खड़े होने के लिए कहा। शरीफ खड़े हो गए। गनीमत है ट्रंप ने उन्हें पूरी मीटिंग के दौरान खड़े रहने के लिए नहीं कहा, वरना शरीफ खड़े रह जाते। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. पूर्व प्रधानमंत्री Pakistan and इमरान India, खान को thank you very जेल में much. डालकर शरीफ को Prime- लगा I spoke होगा to वे Prime ग्लोबल Minister लीडर Modi. बन गए हैं, He's लेकिन excited. ट्रंप He's ने watching उन्हें us right लोकल now. लीडर समझकर भरी सभा में खड़ा होने के लिए कह दिया। इन्हीं शरीफ को क्रिकेट की दुनिया के 14 बड़े खिलाड़ियों ने पत्र लिखा है कि इमरान खान की चिकित्सा ठीक होनी चाहिए और जेल में उनकी स्थिति में सुधार होनी चाहिए। कपिल देव, गावस्कर, एलन बॉर्डर ने शरीफ को पत्र लिखे हैं, और यहां शरीफ ट्रंप के सामने उठक बैठक कर रहे हैं। मीडिया कहेगा ही कि ट्रंप ने उनकी बेइज्जती कर दी, लेकिन शरीफ ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। उन्हें जनरल मुनीर के सामने खड़े रहने की पुरानी आदत होगी। बल्कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल मुनीर की तारीफ कर दी। ट्रंप को यह तो पता है कि पाकिस्तान से किसकी तारीफ करनी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे प्रधानमंत्री की बराबरी मुनीर से नहीं कर सकते। और जब भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी या आक्रामक विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ कहा क्यों नहीं जाता है। And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. कई लोग, मेनी पीपल, अब ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन भारत सरकार बहुत सीरियसली लेती है। अमेरिका के राजदूत अभी पाकिस्तानी सीमा के पास भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का दौरा करने गए। इस दौरे में उन्हें और उनके साथ आए अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। किसी राजदूत का दौरा अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन बेहद दुर्लभ तो है। सवाल उठने लगे कि क्या भारत के राजदूत अमेरिका के सैनिक ठिकानों का इस तरह से दौरा कर सकते हैं। ट्रंप ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी बोर्ड ऑफ पीस की बैठक की कार्यवाही को देख रहे हैं। क्या उन्होंने यह बात मजाक में कही या वाकई प्रधानमंत्री मोदी बोर्ड ऑफ पीस की बैठक देख रहे थे? Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. अगर प्रधानमंत्री मोदी बैठक की कार्यवाही देख रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने पहली बार उनके सामने भी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने टैरिफ की धमकी से रुकवाया।
तो अब प्रधानमंत्री मोदी को साफ करना चाहिए कि वे इस बैठक को लाइव देख रहे थे या नहीं, और देख रहे थे तो ट्रंप के बयान पर उनका क्या कहना है। बैठक गजा पर हो रही थी और ट्रंप जिक्र करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का। उन्होंने दावा कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में 11 जेट विमान गिर गए। किसके कितने गिरे नहीं बताया। कहने लगे मैंने अखबार में देखा कि दोनों देश लड़ रहे हैं, तो मैंने उन्हें फोन कर कहा अगर लड़ाई बंद नहीं की तो मैं दोनों पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। तो इतनी बड़ी लड़ाई की खबर जनाब अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ रहे हैं, उस समय लाइव नहीं देखते हैं या ट्रंप के बारे में पता चल गया। People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And then all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one, then the other. And all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. And one of them, I won't say which one, said, no! Can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's not like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? And we ट्रंप did. कह रहे हैं कि डील की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया। जो डील हुई है उसमें भारत को मिला क्या। भारत का हमेशा कहना था कि किसी तीसरे के कहने पर युद्ध नहीं रुका। दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों की बातचीत के बाद युद्ध रोका गया। लेकिन ट्रंप है कि जब भी मौका मिलता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का दावा करने लग जाते हैं। भारत इस तरह से दिखाता है कि वह ट्रंप की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन केवल पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने वाली बात को ही नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि उसका राजनीतिक असर ज्यादा है, गंभीर हो सकता है। फिर भारत की जनता के सामने इस रूप में खड़ा होना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान से जीतने की स्थिति में थे तो अमेरिका के दबाव में पीछे क्यों हटे, बताना पड़ेगा। And all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one, then the other. And all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. And one of them, I won't say which one, said, no! Can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's not like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप की उनसे फोन पर बात नहीं होती है, कई बार हो चुकी है, लेकिन वीडियो लिंक पर क्या दोनों आमने सामने थे। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा और यह सवाल क्यों नहीं बड़ा हुआ। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कितनी बातों का जवाब देंगे। हरदीप पुरी पर नहीं जवाब दे रहे हैं, गलगोटिया पर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस यूएन में सुधार पर 10 साल से भाषण देते रहे, उसके लगभग खत्म हो जाने पर उन संस्थाओं को ट्रंप ने बेकार कर दिया। इन सब प्रयासों पर भी नहीं बोल रहे हैं कि यूएन के रहते ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन क्यों किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक को देख रहे थे। भारत को भी इस बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन भारत ने कहा अभी उस पर विचार हो रहा है। फ्रांस, नॉर्वे, इटली, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, न्यूजीलैंड और जर्मनी ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। इनमें से भी कई देश भारत की तरह ऑब्जर्वर बनकर बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में शामिल थे। डावोस में जब बोर्ड ऑफ पीस की बैठक हुई तब भारत नहीं गया। तो क्या भारत धीरे धीरे इस बोर्ड में कदम बढ़ा रहा है। इस पर अभी कोई जवाब आया नहीं, लेकिन भारत के सदस्य की मौजूदगी में ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने 200% टैरिफ लगाने की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया मायने रखता है। भारत ने इसका खंडन अभी नहीं किया है। अब इन धमकियों को आप केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध के संदर्भ में नहीं देख सकते। अगर इस मामले में धमकी का असर हुआ होगा तो रूस के साथ तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी का असर तो आपने देख ही लिया। ईरान से तेल खरीदने पर टैरिफ लगा देने की धमकी का असर भी देखा। क्या ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी देकर उसके फैसले बदलवा रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर शांति छा गई है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक नई डील की खबर आई है।
एआई समिट में अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी और भारत के आईटी मिनिस्टर ने पैक्स सिलिका पर साइन किया। यह सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए कई देशों का गठबंधन है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका ने पैक्स सिलिका बनाया है। इसमें ईयू, ताइवान, इस्राएल, नीदरलैंड और ग्रीस सब शामिल हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पैक्स सिलिका डील साइन करने की तस्वीर साझा की। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर मार मची है। असल में एआई की चिप रोबोटिक्स में रेयर अर्थ मेटल्स का काफी इस्तेमाल होता है। दुनिया में सर्वाधिक रेयर अर्थ मिनरल चीन के पास है, तीसरे नंबर पर भारत है। क्या अमेरिका ने इसलिए यह डील की ताकि भारत के रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सेस उसे मिल जाए? यह सवाल उठ रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर जब ट्रंप धमकी भरे बयान दे रहे थे तब इस बात की ओर भी इशारा किया कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार हैं, इस वजह से भी ट्रंप की नजर पड़ी होगी। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को घेरकर क्रिटिकल मिनरल की डील पर दस्तखत करवाए थे। क्या पैक्स सिलिका भी उसी लिस्ट में शामिल है? विश्लेषणों में तो यही छप रहा है कि इस समझौते से भारत के सेमीकंडक्टर और एआई प्रोजेक्ट को मजबूती मिलेगी। लेकिन एआई चिप की लड़ाई में अगर भारत चीन के आगे अमेरिका के साथ खड़ा हो रहा है तो यह सवाल भी करते रहना होगा कि इस डील से भारत को कितना मिल रहा है। यही नहीं, जब संयुक्त राष्ट्र के 85 सदस्यों ने वेस्ट बैंक में इसराइल की घुसपैठ की निंदा का एक प्रस्ताव पास किया, दस्तखत किया, तब उसमें भारत का नाम नहीं था। इसकी आलोचना होने लगी कि भारत पीछे हट गया है। फिर जब 100 सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव पर दस्तखत किए तब भारत भी उनमें शामिल हो गया। पिछले साल जब संयुक्त राष्ट्र के 3/4 से अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया कि गजा में सीज फायर हो और हमास बंधकों को रिहा करे तो भारत उस वक्त गैर हाजिर हो गया। रॉयटर्स में खबर छपी है कि पिछले 1 महीने में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरान के 3 ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि भारत नहीं चाहता कि उसके समुद्र का इस्तेमाल तेल के स्वामित्व को छिपाने के लिए किया जाए, तेल के ट्रांसफर के लिए किया जाए। सूत्रों ने कहा है कि तीनों टैंकर अपनी पहचान बदलकर कोस्टल पुलिस से बचने की कोशिश करते थे। इस खबर पर द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया कि एक समय था भारत ईरान और अन्य देशों के खिलाफ अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता था, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को ही मानता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की सेना अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों को लागू करने की इकाई बनती जा रही है। तो इन प्रश्नों पर आप विचार कीजिए, देखिए कौन किसके दबाव में क्या कर रहा है। यह सवाल रोज बदल भी जाता है। कभी कोई किसी को बगल में दबाकर चल देता है, कभी कोई बगल से निकलकर उधर छिटक जाता है। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं था और बैंक ने उसके पैसे काट लिए? कभी उनका नाम मीडिया में नहीं आता, उनका दर्द कोई नहीं लिखता, बस यही छपता है सरकारी बैंकों ने 5 साल में 8,612 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण आम जनता के खाते से काट लिए। जिनके पास पहले से पैसे नहीं हैं, उनके खाते से पैसे कट जाएं, जाहिर है उन्हें अच्छा तो नहीं लगता होगा। अगर हम ट्रंप, ईरान, पैक्स सिलिका नहीं समझ सकते तो क्या इस एक सवाल पर बात कर सकते हैं? आम आदमी की हैसियत क्या यही रह गई है कि खाते में मिनिमम से भी कम पैसा होगा तो जुर्माना देना होगा? एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देती है, दूसरी तरफ गरीबों से जुर्माना भी लेती है। इसीलिए दुनिया को स्क्रॉल किया कीजिए और हमारा वीडियो देखा कीजिए। पता चला आपके पांव के नीचे से सरकारें कालीन खींच ले गईं और आप फिसलते चले जा रहे हैं। आपको गलगोटिया होने से कोई नहीं बचा सकता। भारत के शिक्षा मंत्रालय को गलगोटिया मंत्रालय पुकारा जाना चाहिए। हर तरफ गलगोटिया ही नजर आ रहा है। इससे बचने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।